हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका शुभ ऑनलाइन क्लासेस में। एमलगमेशन बीकॉम पार्ट 3 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका डिस्कशन आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे। एमलगमेशन क्या होता है? देखिए, एमलगमेशन होता है जब दो ओल्ड कंपनियां, सेम टाइप की कंपनियां हैं। सपोज करिए एक है एस लिमिटेड, एक है पी लिमिटेड। ये दो कंपनियां मार्केट में वर्क कर रही हैं और दोनों के जो प्रोडक्ट हैं वो सेम टाइप के प्रोडक्ट हैं। दोनों ही एक ही तरीके के प्रोडक्ट बनाती हैं और इनका जो ऑडियंस है, जो मार्केट है, वो भी सेम टाइप का है। मतलब ये जो कंपनियां हैं आपस में बिल्कुल सेम टाइप के ही प्रोडक्ट को डील करती हैं। अब ये कंपनियां आपस में अपनी जो प्रतिस्पर्धा है, जो कंपटीशन है, उसको कम करने के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने डिसाइड किया कि ये दोनों कंपनियां एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगी। मर्ज हो जाएंगे का मतलब है कि एस और पी लिमिटेड मिल के एक नई कंपनी बनाएंगी जिसका नाम होगा एस पी लिमिटेड। एसपी लिमिटेड। तो ये जो प्रोसेस है, ओल्ड कंपनी क्या होगी? डिसॉल्व हो जाएगी, एस लिमिटेड की भी और पी लिमिटेड की भी, और ये एक नई कंपनी फॉर्म करेंगे जिसका नाम होगा एसपी लिमिटेड। ये प्रोसेस आपका कहलाता है एमलगमेशन। जब दो कंपनियां, एक जैसी कंपनियां मिलके एक नई कंपनी फॉर्म करें और अपने कंपटीशन को कम करें, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करें, तो ये जो प्रोसेस कहलाएगा ये आपका एमलगमेशन कहलाएगा। When two or more company go into liquidation and a new company is incorporated to take over their business, it is known as amalgamation। देखिए यहाँ पे भी कहा गया है, जब दो या दो से अधिक कंपनियां मिलके आपस में अपने आप को लिक्विडेट करें और एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करें, तो ये जो प्रोसेस होगा वो आपका क्या कहलाएगा? एमलगमेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल भी दिया है इन्होंने। इफ़ ए न्यू कंपनी सी लिमिटेड इज़ इनकॉर्पोरेटेड, एक नई कंपनी बनती है जिसका नाम है सी लिमिटेड। उसने टेक ओवर किया है ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के शेयर्स को, बी लिमिटेड के पूरी एसेट और लाइबिलिटीज़ को। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो केस है, वो आपका एमलगमेशन का केस कहलाता है। जब दो या दो से अधिक कंपनियां मिलके अपने आप को लिक्विडेट करें और एक नई कंपनी का फॉर्मेशन करें, ये प्रोसेस आपका एमलगमेशन कहलाता है। दूसरा है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना। सपोज करिए दो कंपनियां हैं, एक है एस लिमिटेड और एक है पी लिमिटेड। ये कंपनी स्मॉल कंपनी है और ये कंपनी आपकी बड़ी कंपनी है। तो एस लिमिटेड को पी लिमिटेड वाली बोलता है कि आप अपने बिजनेस को मेरे साथ मर्ज कर दीजिए। मर्ज करने से क्या होगा कि इस कंपनी को जो प्रॉफिट कम हो रहा होगा वो इसमें आने के बाद इनका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ कर जाएगा। तो ये जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, ये कंपनी जब इसके अंदर मिल जाएगी, चूँकि ये बड़ी कंपनी है, इसका मार्केट में एक अलग वैल्यू होगा, मार्केट में एक अलग रेपुटेशन होगा, मार्केट में एक अच्छी गुडविल होगा। तो इस कंडीशन में जब एस लिमिटेड पी लिमिटेड के अंदर चली जाएगी तो ये प्रोसेस जो होगा वो एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। अब इसका एक और एग्जांपल आप समझ लीजिए। अपने प्रयागराज में गंगा और यमुना दो नदियां संगम में आके मिलती हैं और उसके बाद गंगा जी आगे बढ़ जाती हैं और बनारस की तरफ चली जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो यमुना जी हैं उनका जल समाहित हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है गंगा जी में। तो ये प्रोसेस क्या हुआ? ये भी एक एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल है। तो सेम तरीका है यहाँ पे भी। इन दिस केस नो न्यू कंपनी इज़ इनकॉर्पोरेटेड। कोई नई कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो रही है, बट वन एग्जिस्टिंग कंपनी एस लिमिटेड परचेजेज एंड मर्ज अदर कंपनी। वो जो कंपनी है ओल्ड कंपनी, ये एक दूसरी कंपनी के साथ में जाके मर्ज हो जाती है। ये जो प्रोसेस है ये एब्जॉर्प्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एन एग्जिस्टिंग कंपनी ए लिमिटेड टेक ओवर द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड। देखिए, दो एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं, दो पुरानी कंपनियां हैं, जिसमें ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के जितनी भी एसेट और लाइबिलिटी उनको परचेज कर लिया है। ये केस आपका एब्जॉर्प्शन कहलाया है। तीसरी है रिकॉन्स्ट्रक्शन। रिकॉन्स्ट्रक्शन हमारा दो होता है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन की यहाँ बात हो रही। इट इज़ ए केस ऑफ रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी विच मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल, दोनों तरीके से हो सकती हैं। अब यहाँ पे एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन का मतलब होता है जब एक कंपनी बनती है, बहुत पहले कंपनियाँ बनी हुई हैं, उन्होंने अपने मेमोरेंडम में बहुत सारी चीज़ों को मिस कर दिया है। तो अब वो चीज़ें जब वो चेंज करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उनको पूरी तरीके से अपने बिजनेस को रिकॉन्स्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और रिकॉन्स्ट्रक्शन करने के लिए उन्हें अपने नाम को भी चेंज करना पड़ सकता है। सपोज एस लिमिटेड है तो नई जो कंपनी आएगी वो एस एस लिमिटेड हो जाएगी, और सेम टाइप का ओल्ड कंपनी ही नई कंपनी बन जाएगी। और इस कंडीशन में ये जो फर्म होगी एस लिमिटेड, इसको डिसॉल्व करना पड़ेगा और नई कंपनी एस एस लिमिटेड जो होगी ये इसके बिजनेस को परचेज कर लेगी। तो नई कंपनी जो होगी एस एस लिमिटेड, वो उसके प्रोडक्ट को बेचने लगेगी। ये होता है एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन।
टाइप ऑफ एमलगामेशन एज पर सेक्शन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। देखिए एमलगामेशन जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है आपका मर्जर का नेचर का और एक होता है परचेज का। परचेज और मर्जर इसका क्या मतलब होता है कि एक जो कंपनी होती है एक में जाके मर्ज हो जाती है, दूसरी कंपनी में जाके मर्ज हो जाती है। और नेचर ऑफ परचेज का मतलब होता है एमलगामेशन, या कोई दूसरी कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी को परचेज कर ले। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो क्या कहलाएगा आपका नेचर ऑफ परचेज। एमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, इट इज़ एन एमलगामेशन विच सेटिस्फाई ऑल द फॉलो कंडीशन। देखिए मर्जर की कंडीशन में कुछ कंडीशंस दी गई हैं। पहला है ऑल द एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी बिकम आफ्टर एमलगामेशन द एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। जितनी भी एसेट और लाइबिलिटी होगी ट्रांसफरर कंपनी की वो सारी की सारी एमलगामेशन के बाद ट्रांसफरी कंपनी की हो जाएंगी। दूसरा है शेयर होल्डर होल्डिंग नॉट लेस दैन 90% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। जितने भी शेयर होल्डर होंगे वो मिनिमम 90% से कम नहीं होने चाहिए जिनकी फेस वैल्यू है इक्विटी शेयर की, और वो ट्रांसफरर कंपनी के पास चले जाएंगे बाई द equity shareholder of the transferring company by virtue of the amalgamation. Point number 3 है the consideration for the amalgamation received by those equity shareholder of the transferor company who agree to become equity shareholder of the transferring company is discharged by the transferring company wholly by the issue of equity share in the transferring company except that cash may be paid in respect of each fractional shares. द कंसीडरेशन फॉर द एमलगामेशन, जब एमलगामेशन का कंसीडरेशन होगा उसका सेटलमेंट किया जाएगा रिसीव्ड बाय दोज इक्विटी शेयर, जो वहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर होंगे आप द ट्रांसफरर कंपनी के, वो एग्री करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर बनने के लिए ट्रांसफरी कंपनी के। इज डिस्चार्ज बाय द ट्रांसफरी कंपनी होली बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर, जो उनकी पुरानी कंपनी होगी उसके सारे शेयर को वो डिस्चार्ज करेंगे और नई कंपनी के जितने भी शेयर होंगे जो भी उनको ऑफर किया जाएगा उसको वो ले लेंगे। नेक्स्ट है द बिजनेस ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी इज इंटेंड टू बी कैरीड ऑन आफ्टर द एमलगामेशन बाय द ट्रांसफरी कंपनी। जो ट्रांसफरर कंपनी होगी वो इज इंटेंडेड टू कैरीड ऑन, वो कैरीड ऑन करेगी आफ्टर द एमलगामेशन बाय द ट्रांसफरर कंपनी। नो एडजस्टमेंट is intended to be made to the book value of the asset and liability of the transferring company when they are incorporated in the financial statement of the transferring company except to ensure uniformity of accounting policy। देखिए कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट जो इंटेंड होगी ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी के बीच में, जो भी बुक वैल्यू होगी उनका कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ होंगी वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगी जैसे पहले थी, मतलब उसमें यूनिफॉर्मिटी होगी जैसे पहले थी। अब बात करते हैं नेचर ऑफ परचेज का क्या मतलब है। इफ़ एनी वन ऑफ द एबव कंडीशन और नॉट सेटिस्फाई इन द एमलगामेशन सच एमलगामेशन इज कॉल्ड एमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। ऊपर की ये जो पांचों कंडीशन है अगर ये फुलफिल नहीं होती हैं तो वो नेचर ऑफ परचेज कहलाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है। अगले लेक्चर में हम इसके मेथड्स को जानेंगे और परचेज कंसीडरेशन क्या होता है, परचेज कंसीडरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।